हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट जो आपका यूनिट है उसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है दैट इज एक्स रे डाइफ्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइफ्रैक्शन एंड आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपको ऑलरेडी पता होगा डाइफ्रैक्शन है क्या चीज़, लेकिन मैं बेसिक जो है उसका यहाँ पे एक बार करवा देता हूँ। ये सपोज करो आपके पास कोई स्लिट है और ये उसके अंदर थोड़ा सा आप होल है स्लिट के अंदर, दैट इज योर S1 स्लिट है, ये वाली एस स्लिट कंसीडर कर लो। अब क्या होगा कि आपके पास कोई लाइट सोर्स है, सपोज करो ये मेरे पास यहाँ पे लाइट सोर्स है। ठीक है, इस लाइट सोर्स से लाइट आ रही है। अब वो इस तरह से वेव फ्रंट बनेंगे हमारे पास, इस तरह से ऐसे वेव फ्रंट बनेंगे। ठीक है, लाइट के ऐसे वेव फ्रंट होंगे। अब ये वेव फ्रंट इस तरह से आएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अब सिर्फ इतना पोर्शन ही पास होगा ना, जितना ये इतना पोर्शन है, सिर्फ इतना ही वेव फ्रंट यहाँ से पास आउट हो सकता है, बाकी जो है वो फिर पास आउट नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे ये वेव फ्रंट यहाँ से पास आउट होगा ना, तो वो वेव फ्रंट क्या है, ये इस टाइप का बिहेवियर शो करता है, इस टाइप का बिहेवियर शो करता है। इसको बोलते हैं दैट इज द बेंडिंग ऑफ द दैट इज द बेंडिंग ऑफ द बीम या बेंडिंग ऑफ द रे अराउंड द कॉर्नर ऑफ अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसको बोला जाता है दैट इज योर डाइफ्रैक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये जो रे है वो डाइफ्रैक्ट होगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो सिचुएशन होनी चाहिए थी वो सिर्फ इतनी इतनी रे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगी इस तरह से ये बेंड हो जाएगी रे, इस तरह से, ये इस तरह से इसका बिहेवियर, ये देखो आगे वाइड होगी ना जाके। तो ये जो बिहेवियर है बेंडिंग ऑफ द बीम अराउंड द कॉर्नर, ये कॉर्नर था, ये वाला पॉइंट कॉर्नर था, ये वाला पॉइंट कॉर्नर था इस ऑब्जेक्ट का, तो वो लाइट बेंड हो जाती है अराउंड द कॉर्नर, उस चीज को बोला जाता है डाइफ्रैक्शन। ठीक है, बट अब यहाँ पे जो डाइफ्रैक्शन के लिए हमने सोर्स लिया है वो आपका ऑप्टिकल सोर्स है, दैट इज योर ऑप्टिकल सोर्स है। ऑप्टिकल सोर्स कौन सा होता है, जो आपको सिंपल जो ये लाइट है, लाइट रेज जिससे निकलती हैं, वो आपका ऑप्टिकल सोर्स है। तो ये डाइफ्रैक्शन सिंपल केस में होती है। तो अगर सिंपल वर्ड डाइफ्रैक्शन लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब वहाँ पे लाइट यूज हो रही है, ऑप्टिकल सोर्स है वहाँ पे। लेकिन अब हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, एक्स रे डाइफ्रैक्शन है। तो अब एक्स रे डाइफ्रैक्शन है, तो वो देखो सब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स रे। वो जो एक्स रे है वो मेरे पास क्या चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि एक्स रे जो है वो क्या चीज होगी। यहाँ पे देखो अब मेरे पास क्या है कि जो ये एक्स रे होती हैं वो भी आपके पास जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें से ही एक्स रे, गामा रेज, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट, उनमें से ही एक रे है जिसको हम एक्स रे बोलते हैं। अब एक्स रे है क्या, वो देखो। अब जो ये मेरे पास एक्स रेज है ना, इसके अंदर मेरे पास क्या है कि ये जो आपके पास है, ये होती तो आपके पास वेव्स ही हैं। अब ये कौन सी वेव्स हैं जिनकी जो आपके पास वेवलेंथ होती है WL, दैट इज वेवलेंथ, वो क्या होती है, वो आपकी 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर फ्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम होती है, वो आपकी क्या होती है, एक्स रे होती है, फ्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दैट मीन्स कि जो इट मीन्स जो लैम्डा है ऑफ एक्स रे वो मेरे पास क्या है, दैट इज वेरी स्मॉल। एक्सरे का जो लैम्डा होगा, जो वेवलेंथ होगी, वो मेरे पास क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी। क्लियर है। अब दूसरा हमें पता है एनर्जी का रिलेशन, जो हमने प्रीवियस सेम के अंदर किया था कि एनर्जी एच म्यू होती है और म्यू की वैल्यू सी बाय लैम्डा होती है। इट मीन्स कि जो एनर्जी है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, बाकी तो कांस्टेंट है। तो ये रिलेशन आ गया। तो अगर आपकी वेवलेंथ ये स्मॉल है तो इट मीन्स आपकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, जो आपकी एनर्जी है वो मेरे पास क्या होगी, एनर्जी जो होगी दैट इज एनर्जी इज वेरी लार्ज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स रेज कौन सी होती हैं, तो एक्स रे आपके पास रे है, ठीक है, जो आपके पास
जिनकी वेवलेंथ कम होती है और जिनकी एनर्जी होती है वो बहुत लार्ज होती है, तो वो आपकी क्या होगी, एक्सरे होगी। इज इट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है? उसकी जो रेंज होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम होती है, तो ये आपकी एक्सरे है। अब नेक्स्ट देखो, ये तो एक्सरे होगी। फिर अब एक्सरे के बाद में हमने देखना है एक्सरे डाइफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। दैट इज एक्सरे डाइफ्रैक्शन, दैट इज एक्सरे डाइफ्रैक्शन। अब एक्सरे डाइफ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग है कि जो बेंडिंग ऑफ एक्सरे अराउंड एनी को ऑब्जेक्ट, ठीक है, अराउंड द कॉर्नर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उसको हम बोल देंगे एक्सरे डाइफ्रैक्शन। किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कोई कि डाइफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जहां आपके पास जो एक्सरे है वो क्या चीज है? कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर लो अभी। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब देखो एक्सरे डायफ्रैक्शन सबको क्लियर होगा कि जो आपकी एक्स रेज हैं वो बेंड हो जाएंगी अराउंड द कॉर्नर, ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो उसको हम बोल देंगे वो एक्सरे डायफ्रैक्शन है। ठीक है, एक्सरे आपको पता चल गया कौन सी रेज होती हैं, जिनकी वेवलेंथ स्मॉल होती है लेकिन एनर्जी क्या होती है, लार्ज होती है। ठीक है, तो वो आपका इस रिलेशन से आप करोगे कि एनर्जी जो होती है इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, जो हमने प्रीवियस सेम के अंदर यूज किया था उस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट देखो, ये चीजें वहां पे रिटर्न है सारी, मैंने इस तरह से लिख के करवा दी हैं आपके नोट्स के अंदर, यही चीजें हैं। ये देखो जो स्टार्टिंग के अंदर है ये सारी वो चीजें मैंने डिस्कस की है। WL का मतलब यहाँ पे वेवलेंथ है, अगर वेवलेंथ लेस है तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट मीन्स एक्सरे आज वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो एक्सरेज होती हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, अब आगे डायफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा यहाँ पे। अब डायफ्रैक्शन देखो, अब जो आपकी डायफ्रैक्शन है ना वो मेरे पास क्या है, डायफ्रैक्शन तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, बेंडिंग ऑफ एक्सरे जो होगी उसको हम डायफ्रैक्शन बोल देंगे, फिर इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा नीचे, बेंडिंग ऑफ एक्स रेज अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एक्स रे डायफ्रैक्शन। ठीक है, ये डायफ्रैक्शन नहीं है, एक्स रे डायफ्रैक्शन है। अब इसमें देखो बच्चे, इसमें ना एक क्वेश्चन है वो एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर आया भी हुआ है, CDLU में आया हुआ है कि आपका जो ये लाइट होती है, सिंपल लाइट वेव्स होती हैं, लाइट रेज। अब लाइट रेज के अंदर आपके पास, अच्छा चलो इसको छोड़ो, लाइट रेज है, ठीक है। अब एक आपके पास साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, लाइट वेव्स और साउंड वेव्स दोनों। लाइट वेव और साउंड वेव ये दोनों आपके पास डायफ्रैक्शन जो है ना मेरे पास, ये दोनों शो करती हैं, ये दोनों शो करेंगे डायफ्रैक्शन। लेकिन जो पोलराइजेशन है वो सिर्फ लाइट रेज है वही शो करती हैं, जो आपके पास साउंड वेव्स है वो पोलराइजेशन शो नहीं करती। ठीक है ना, तो उसके अंदर सिर्फ यही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके पास साउंड वेव्स हैं वो पोलराइजेशन इसमें करेंगी या नहीं करेंगी, और डायफ्रैक्शन जो है वो इसके अंदर होगा या नहीं होगा, बस यही था 2 मार्क्स के अंदर। इसका जो रीजन होता है ना, वो इसका रीजन ये है कि जो लाइट वेव्स होती हैं जो उसके अंदर मेरे पास क्या है, उसके अंदर जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल और जो इस तरह से हम कंसीडर करते हैं ट्रांसवर्स रे होंगी। ठीक है, तो वो जो बिहेवियर है वो पोलराइजेशन के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन साउंड वेव्स के लिए नहीं करेगा। तो रीजन नहीं पूछा इसके अंदर, आपको बस बेसिकली ये याद रखना है कि जो लाइट वेव्स हैं वो डायफ्रैक्शन करेंगी, लेकिन जो साउंड वेव्स हैं वो आपके पास वो भी डायफ्रैक्शन करेगी, लेकिन वो पोलराइजेशन जो है वो फिनोमिना यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, जो पोलराइजेशन वाला है। अब जो नेक्स्ट है वो देखो, अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, ये लाइट वेव्स है और साउंड वेव्स, इनके अंदर होगा कौन डायफ्रैक्शन करेगा कौन पोलराइजेशन करेगा। अब नेक्स्ट जो है डायफ्रैक्शन सभी को क्लियर होगा। अब जो डायफ्रैक्शन है ना वो ऐसा नहीं है कि हर कोई आपके पास जो रे है वो डायफ्रैक्शन करवाएगी, उसके लिए कंडीशन है जिसको ब्रैग्स लॉ भी बोलते हैं, आपका फर्स्ट टॉपिक है। और इसमें से क्या है, इसमें से बच्चे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 8 मार्क्स में डायरेक्टली आएगा, बहुत रेयर चांसेस, सारे 4 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, और कई बार तो 4 में क्या, कई बार तो 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं, 4 2 इस तरह से 2 करके कंप्लीट करते हैं 8 मार्क्स। तो इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, दैट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो आपका किसके लगभग कंपेरेबल होना चाहिए, दैट मस्ट बी कंपेरेबल टू लैम्डा। ये दो अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तब आपके पास डायफ्रैक्शन होगी, अदरवाइज डायफ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट चीज है वो है कि जो हम यहाँ पे एक्स रे है,
अगर इसकी डायफ्रैक्शन करवानी है, मान के चलो एक्सरे की डायफ्रैक्शन करवानी है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। एक आपका है दैट इज, आपको शायद याद हो सेकंड सेम के अंदर हमने वहां पे जो डायफ्रैक्शन था उसके अंदर डायफ्रैक्शन ग्रीटिंग की थी, ठीक है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो भी थी हमारे पास वहां पे, जो हमारे पास एक स्लिट होगी, जहाँ एक हमारे पास ग्लास है, उसके ऊपर डायमंड से नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की होती है और जो स्लिट्स का काम करती हैं। तो अगर एक्स रे है उसके अंदर आप ग्रेटिंग यूज करोगे या आप उसके अंदर कोई अलग चीज यूज करोगे, तो वो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप एक्सरे के अंदर जो ग्रेटिंग्स है उनको क्यों नहीं यूज कर सकते, आपको क्रिस्टल ही क्यों यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो रीजन है, इसका रीजन ये ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आपको एक्सरे डायफ्रैक्शन करवानी है तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो लैम्डा के कंपेरेबल होना चाहिए। जो ग्रेटिंग होती है, अब एक्सरे की जो लैम्डा होती है वो बहुत स्मॉल है, लैम्डा इज वेरी स्मॉल। अगर लैम्डा आपके पास बहुत स्मॉल होगी तो इट मीन्स आपके पास ग्रेटिंग जो है इसके अंदर जो स्लिट होगी वो भी स्मॉल होनी चाहिए। जो ये स्लिट्स होंगी हैज टू बी स्मॉल, पर ये स्मॉल है नहीं ना, इनका जो आपका साइज होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, एक्सरे को जितना चाहिए उसके कंपैरिजन में नहीं है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसीलिए आपका जो एक्सरे है वो ग्रेटिंग के केस में एक्सरे डायफ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के केस में इस तरह से एटम्स अरेंज होते हैं, जैसे मान के चलो ये आपका एटम्स जो है वो प्लेन्स की तरह वर्क करते हैं। ये एटम्स हैं, ये नीचे वाली लेयर आ गई, ये अपर वाली लेयर है। तो ये जो एटम्स होते हैं ना, इनके अंदर की जो डिस्टेंस होती है ये वाली डी, इंटरप्लेनल स्पेसिंग जो हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर की थी, ये जो डी होती है ना, ये आपकी कंपेरेबल होती है टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इसको फॉलो करती है। दैट इज वाई इस कंडीशन को फॉलो करेगी। तो एक्सरे डायफ्रैक्शन किस केस में होगा? ओनली इन केस ऑफ क्रिस्टल होगा। और ये किसने फाइंड किया था? ये जो आपका नेक्स्ट आएगा लाउज मेथड जो है, ये उसने फाउंड, ये जो चीज थी ये फाउंड की थी, ठीक है। जो नेक्स्ट है, जो आपका मेन इसके अंदर जिसने डिस्कवरी की थी, ये वैसे पहले तो एक्सरे के बारे में नॉलेज थी, लेकिन एक्सरे डायफ्रैक्शन होती है या नहीं होती, ये पहला साइंटिस्ट था LAUE, लाउज डायफ्रैक्शन बोला जाता है इसको। जो फर्स्ट ऑफ ऑल डायफ्रैक्शन किसने डिस्कवर की थी? एक्सरेज की, वो लाउ ने की थी, ठीक है। क्लियर है ये चीज कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर ये चीजें डिपेंड करेगी। एक्सरे जो है वो ग्रेटिंग के केस में डायफ्रैक्शन नहीं शो करती, क्योंकि ग्रेटिंग का जो साइज होता है वो इतना स्मॉल नहीं होता जितना एक्सरे को चाहिए। लेकिन जो आपकी क्रिस्टल्स होते हैं उनके जो दो प्लेन्स होते हैं, एटम्स के जो प्लेन्स हैं, उनके अंदर जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, वो कंपेरेबल है टू द साइज ऑफ द वेवलेंथ के कंपैरिजन में है जो एक्सरे की वेवलेंथ होती है। तो इसीलिए वो इस कंडीशन को फॉलो करती है। तो एक्सरे क्रिस्टल के केस में होगी लेकिन ग्रेटिंग के केस में नहीं होगी। ये चीज क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अब जो नेक्स्ट है मेरे पास वो देखो, नेक्स्ट जो मेरे पास आएगा, आई थिंक ये चीज क्लियर होगी सभी को। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, हाँ ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे, ये हो चुका है डायफ्रैक्शन किस केस में होगी किस केस में नहीं होगी। जैसे ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेटिंग कैन नॉट डायफ्रैक्ट एक्सरेज बिकॉज वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज वेरी स्मॉल, सच ए फाइन ग्रेटिंग कैन नॉट बी अवेलेबल। ठीक है ना, इतनी पतली इतनी स्मॉल ग्रेटिंग जो है वो अभी तक बनी नहीं है और ना ही वो पॉसिबल है। और अगर हम एक्सरे को इंसिडेंट करवाएं किसी क्रिस्टल के ऊपर, देन वो डायफ्रैक्ट होगा फ्रॉम एटॉमिक प्लेन्स, ठीक है, तो वहां पे एक्सरे डायफ्रैक्शन होगी। वैसे सिंपल केस में डायफ्रैक्शन नहीं हो सकती। क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन जो अभी ऊपर एक्सप्लेन करवाया है? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेरे पास कि जो मेरे पास अगर नंबर ऑफ प्लेन्स है, जैसे मान के चलो ये फर्स्ट प्लेन है आपके पास, एटम्स वगैरह आपने अरेंज कर रखे हैं। अब इस प्लेन से आपके पास डायफ्रैक्शन हुई है, सपोज करके चलो ये इस प्लेन से इस तरह से आपने एक्सरे फॉल करवाई, यहाँ पे एक्सरे फॉल करवाई और यहाँ से डायफ्रैक्ट होके इस साइड चली गई। अब वो एक प्लेन कितनी डायफ्रैक्शन करेगा? वो करेगा 10⁻³ से लेकर 10⁻⁵ पार्ट टोटल का, इतना पार्ट को वो डायफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन हमें तो डायफ्रैक्शन करवानी है बिल्कुल सारी, जितनी आपने उसके ऊपर एक्सरे फॉल करवाई उस सारी एक्सरे को आपने डायफ्रैक्ट करवाना है। तो फिर आपको कितने नंबर ऑफ प्लेन्स चाहिए? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो देखो, अच्छा अगर मैं सिंपल केस लूं कि एक प्लेन जो है वन प्लेन है, अच्छा चलो मैं इसको दोबारा यहाँ पे बनाता हूँ। अगर मेरे पास वन प्लेन है, वो आपके पास कितनी डायफ्रैक्शन करवा रहा है? वो डायफ्रैक्शन करवा रहा है टोटल की आपके पास 1/1000,
1/1000th पार्ट, इतना पार्ट वो क्या करवा रहा है, डाइफ्रैक्ट करवा रहा है। ठीक है, अगर आप ये फाइंड करना चाहते हो कि वो सारी डाइफ्रैक्शन करवा दे, मतलब कि वन की वन सारी डाइफ्रैक्शन हो जाए, तो वन डाइफ्रैक्शन करवानी है, डाइफ्रैक्शन आपको वन करवानी है, वन का मतलब कंप्लीट, तो आपको यहाँ पे इसके साथ कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे 1000 अपर आएगा तो कट गया आंसर, डाइफ्रैक्शन ऑफ वन पार्ट, मतलब कि सारा पार्ट ही आपने अगर डाइफ्रैक्ट करवाना है, तो अगर 1000 इस साइड मल्टीप्लाई करवाया है तो 1000 तो इस साइड भी आएगा। अब ये मतलब क्या है इस चीज का, मेरा मोटिव क्या है ये चीज लिखने का, इसका मतलब ये है कि जो आपका सिंगल प्लेन जितनी डाइफ्रैक्शन करवाएगा ना, अगर मान के चलो वो आपके पास 10⁻³ इतना पार्ट वो डाइफ्रैक्ट करवा रहा है, अगर आपको सारा ही डाइफ्रैक्ट करवाना है तो इसका बिल्कुल अपोजिट आपको नंबर चाहिए। जैसे ये था कि ये 1/1000 पार्ट था, 10⁻³ है ना, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ी थी, 10⁻³ से। तो इसका मतलब वहां पे प्लेन्स कितने आएंगे, बिल्कुल इस नंबर का 10⁻³ का बिल्कुल रिवर्स कर दो, 10⁻³ इतने नंबर ऑफ प्लेन्स चाहिए अगर आपने डाइफ्रैक्शन कितनी करवानी है, कंप्लीट डाइफ्रैक्शन करवानी है। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है या क्लियर है? सिंगल प्लेन है वो डाइफ्रैक्शन अगर करवाएगा, मान के चलो चलो बिल्कुल इजी एग्जांपल ले लेते हैं, सिंगल प्लेन है वो आपका डाइफ्रैक्शन कितनी करवा रहा है, 1/10th पार्ट। अगर आपको सारी ही डाइफ्रैक्शन करवानी है तो 10 इस साइड मल्टीप्लाई करवा दो, 10 प्लेन इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 डाइफ्रैक्शन सारी कंप्लीट होगी ना। इसका मतलब ये जो 1 बाय जितना नंबर होगा उतनी आपको प्लेन चाहिए। तो अब इस केस में आपका नंबर क्या है, वो है आपके पास ये 10⁻³ से लेकर 10⁻⁵ इतना नंबर है ना। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो 1/10⁻³ माइनस 1/10⁻⁵। तो ये जो नीचे है इसका बिल्कुल अपोजिट आपको चाहिए, मतलब कि ये जो नीचे है इतने ही प्लेन चाहिए। इतने प्लेन कितने हो गए, 10⁻³ से 10⁻⁵ प्लेन्स आपको रिक्वायरमेंट है। ये चीज क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा। अब जो नेक्स्ट है वो है, यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया है, ये पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने दे रखा है टोटल जो आपके पास है। अब जो ये एटॉमिक प्लेन्स होते हैं ना, वो एज ए मिरर एक्ट करते हैं। ये मान के चलो आपके पास एटम्स की प्लेसमेंट है या लेटेस्ट पॉइंट की प्लेसमेंट है, इस तरह से। अब क्या होगा, ये जो आपके प्लेन्स हैं वो एज ए मिरर एक्ट करेंगे। आपने इसके ऊपर लाइट फॉल करवाई, मान के चलो ये लाइट आपने फॉल करवाई और वो इस साइड आपके पास होगी तो डाइफ्रैक्ट होगी लाइट, पर ये जो प्लेन्स है ना वो एक्ट करेंगे एज ए मिरर। तो आप ये कह सकते हो कि जो ये प्लेन्स है ना, मिरर क्या करते हैं, मिरर तो रिफ्लेक्शन करवाते हैं ना। तो इट मीन्स ये जो एटॉमिक प्लेन्स है ना वो रिफ्लेक्शन का काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे इन 3 लाइन के अंदर कि मिरर लाइक रिफ्लेक्शन होगी बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक प्लेन अवेलेबल। ठीक है, तो ये जो डाइफ्रैक्शन है वो लाइक ए रिफ्लेक्शन है, जैसे मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होती है, ये उस काइंड का बिहेवियर है यहाँ पे। क्यों है, बिकॉज जो एटॉमिक प्लेन्स हैं वो एज ए मिरर एक्ट करते हैं। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके अंदर कर लेना। ठीक है, ये डाइफ्रैक्शन है कंप्लीट। और अब अगर एग्जाम के अंदर ब्रैग्स लॉ आएगा ना, आपने ये सारा ही करना है यहाँ पे। अगर ब्रैग्स लॉ आया, सिर्फ एक्सरे डाइफ्रैक्शन की डेफिनेशन को छोड़ के बाकी वो कंडीशन हो गया, वो सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट है, अब ये मैंने यहाँ पे एटॉमिक प्लेन कंसीडर कर रखा है। ये आपके पास 3 प्लेन्स हैं, फर्स्ट आ गया, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड प्लेन है। ठीक है, अब यहाँ से हमने जो आपकी ब्रैग्स लॉ की कंडीशन है हमने वो फाइंड करनी है कि जो कौन सी कंडीशन है, अगर वो ये प्लेन्स फॉलो करेंगे देन ये चीज़ पॉसिबल है कि वो एक्ट करेगा। जो आपके पास पैटर्न है आपको डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, अदरवाइज पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखो, यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें, ये डायग्राम में क्या है, ये आपका प्लेन्स हो गए, ये एटम्स हैं प्लेन्स के ऊपर। ठीक है, तो अब ये जो आपकी फर्स्ट मान के चलो एक्सरे इसके ऊपर फॉल करवाई, सेकंड आपकी यहाँ पे फॉल हो रही है। अब ये जो फॉल हो रही है इस ए पॉइंट पे फॉल होगी, अब ए से इस पॉइंट चलेगी, उसको मैंने रे नाम दिया है, दैट इज फर्स्ट एक्सरे होगी। अब ऐसे ये आई है, ये इस सी ओ पॉइंट के ऊपर फॉल करेगी, या ये ओ पॉइंट है बच्ची ये वाला, इसके ऊपर फॉल करेगी और ये इस साइड जाएगी, इसको मैंने नेम क्या दिया है, 2 दिया है। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये 1 और 2 जो है वो दोनों पैरेलल होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा
बनाते वक्त थोड़ा सा लग रहा है कि ये पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा एक दूसरे को कट करेंगे, लेकिन कट कभी नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो अगर वो पैरेलल हैं तो इसका मतलब कि अच्छा चलो पहले तो ये देखो कि अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इस चीज के अंदर ये पैरेलल है, ये भी याद रखना यहाँ पे। अब क्या हो रहा है कि ये जो फर्स्ट रे है, ये देखो, ये जो फर्स्ट रे है आपकी, ये जो मैंने रेड कलर के अंदर रिप्रेजेंट किया है, ये तो आपके पास कम, क्योंकि ये ऊपर से ही रिफ्लेक्ट होके दूसरी साइड चलेगी, ऊपर से ही डाइफ्लेक्ट होके दूसरी साइड चलेगी। लेकिन जो ये रे आ रही है, मैं ब्लू कलर के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ से आई है, ये तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करके ये फिर दोबारा इस साइड आई है, इस साइड आई है ना, तो इसने कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की है वो देखो। इसके बराबर अगर इसको खींचोगे तो ये इसके बराबर हो गया, अब ये दोनों लेंथ बराबर है। इसको इस साइड खींचोगे तो अब ये इस साइड वाली लेंथ बराबर है, इसको इस साइड हमने खींचा है तो इस साइड वाली लेंथ बराबर है। इसका मतलब जो उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की है वो कौन सी है, ये वाली इतनी डिस्टेंस जो है ना, ये वाली इस साइड से ये वाली OB प्लस में OC जो है ना, ये दूसरी रे ने, सेकंड रे ने क्या किया है, एक्स्ट्रा पाथ कवर किया। सेकंड रे ने एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है, इसका मतलब वहां पे पाथ डिफरेंस है। अगर पाथ डिफरेंस है, इसका मतलब वहां पे कौन सा डिफरेंस होगा, फेस डिफरेंस होगा। दोनों में फॉर्मूला है ना, फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। क्लियर है? इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कि ये डायग्राम में चल क्या रहा है? क्लियर है? अब दूसरा क्या है, इन दोनों एटॉमिक प्लेन्स के अंदर जो सेपरेशन है उसको हम DHKL, ठीक है, जैसे मिलर डिस्टेंस को डोनेट कर रहे हैं, आप सिंपली D भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी को? दो रेज हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। अच्छा, आफ्टर दैट इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना, ये वैसे इस नोट्स के अंदर लिखा भी हुआ है कि जो आपकी ये रे आ रही है, मान के चलो ये वाली रे है, अब ये यहाँ से डाइफ्रैक्ट होकर इस साइड चलेगी, जो फर्स्ट रे है, ठीक है, और जहाँ ये वाली रे है यहाँ से डाइफ्रैक्ट होके सेम उसी मीडियम में चलेगी। ये पहले मीडियम यही था, अब भी मीडियम वही है, मीडियम नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब जो आपके पास रे अगर इंसिडेंट जो है आपके पास, सपोज करो जो आपके पास इंसिडेंट वेव है, अगर इंसिडेंट वेव की आपके पास लैम्डा वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, तो जो आपके पास डाइफ्रैक्टेड होगी उसकी भी मेरे पास क्या होगी, डाइफ्रैक्टेड वेव है उसकी वेवलेंथ भी लैम्डा होगी, क्योंकि मीडियम नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे मीडियम वही था, इस साइड आके भी मेरे पास मीडियम वही है, दोबारा उसी में चलेगी, रिफ्लेक्ट होके वो डाइफ्रैक्ट होके, तो यहाँ पे लैम्डा नहीं चेंज होगा। और यहाँ पे इन दोनों रेज के अंदर 1 और 2 के अंदर जो फेज आपके पास डिफरेंस होगा ना, यहाँ पे वो कांस्टेंट होगा। फेज डिफरेंस जो होगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब दोनों में पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस तो होगा, लेकिन फेज डिफरेंस होगा कांस्टेंट, ये आपने ध्यान रखना। क्लियर है? किसी को इसमें डाउट? आगे तो बस थोड़ा सा एक्सप्रेशन है किस तरह से फाइंड करोगे। ठीक है, अब देखो इस एक्सप्रेशन को कैसे फाइंड करोगे। अब इस एक्सप्रेशन को फाइंड करना है तो मैंने वही ऊपर वाला डायग्राम बनाया हुआ है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट्स लिए हैं, बाकी छोड़ दिए। ये A पॉइंट है जिसके ऊपर ये रे फॉल करेगी, ये वाली, उसके बाद में ये रे जो फॉल करेगी वो आपका पॉइंट कौन सा था, O पॉइंट था। उसके बाद में जो ये 2 रे है उसने किस तरह एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है, वो हमने इस साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वैसे आपने इस साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, ये भी आपका परपेंडिकुलर है और ये भी आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो ये एंगल है θB लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है, दैट इज द ब्रैग्स एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये ब्रैग्स ने डायफ्रैक्शन कंडीशन दी थी, इसलिए इस एंगल का नेम क्या है, ब्रैग्स एंगल है। ये डायग्राम तो समझ आ गया ना सभी को, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो इस डायग्राम को सोल्व कैसे करना है। अब ना सबसे पहले जो आपका ट्रायंगल है वो ABO जो ट्रायंगल है ना, वो देखो, हमेशा याद रखना कि जो थीटा के इन फ्रंट ऑफ जो आपकी साइड होती है ना, वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये अगर थीटा है, ये आपका थीटा है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, BO। इसका मतलब ये आप परपेंडिकुलर मान के चलोगे, ना कि AB को परपेंडिकुलर। वैसे तो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, लेकिन जहां पे थीटा लिया होता है ना हमने कंडीशन, वैसे तो आपको पता है कि जब आप ये लॉ अप्लाई करते हो तो ये दोनों साइडें परपेंडिकुलर होती है ना, आप इस साइड को भी परपेंडिकुलर मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। तो ये सिचुएशन कुछ सेम है एज इट इज जो हमने ये वाली कंसीडर की है। ठीक है, तो अब इसमें देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। अगर आपने कोस थीटा निकालना है, मान के चलो कोस थीटा निकालना है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो होगी आपके पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज होती है ना, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब इसके अकॉर्डिंग अगर कोस थीटा फाइंड करना है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब जो बेस कौन सा होगा, थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, ये तो परपेंडिकुलर होगा। अब जो दूसरी साइड बचेगी जिसपे परपेंडिकुलर बन रहा है वो कौन सा होगा, ये फिर क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा।
तो बेस की वैल्यू क्या है, ए बी है, चलो ए बी आ गया, डिवाइड बाय परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या है, दैट इज ओ बी आ गया परपेंडिकुलर मेरे पास इसके अंदर। यहाँ पे सॉरी हाइपोटेन्यूज लेनी ना बच्चे, हाइपोटेन्यूज क्या आएगी फिर, हाइपोटेन्यूज तो ओ ए आएगी, हाइपोटेन्यूज तो ओ ए आएगी ना। ये चलो मैं दोबारा करवा देता हूँ इसके अंदर, एक मिनट मुझे अरेज करने दो इसको, ये जो सारा है इसको अरेज करने दो। हाँ अब देखो इसके अंदर ये थीटा है, तो इसके फ्रंट वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब ये एंगल 90 बन रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बेस होगा। तो तीसरी साइड जो बचेगी, ये वाली साइड जो बची है, वो मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, तो ए बी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई ओ ए। अब ओ ए क्या था, इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस होती है डी मान के चलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी को ए बी रहने दो, ओ ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, डी कोस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं दूसरी वैल्यू यहाँ पे निकाल रहा हूँ साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या आएगा, पहले तो फॉर्मूला देखो, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आ गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के सामने होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये वाला उसके साथ वाला बेस होता है, और जो दूसरा बचेगा वो आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ओ बी है, ठीक है। उसके बाद में आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, साइन थीटा है। तो यहाँ से ओ बी फाइंड करोगे तो ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, ओ ए की वैल्यू तो ये दोबारा वही है ना, डी है, ये आ गया आपके पास डी साइन थीटा। ओ बी की वैल्यू आ गई डी साइन थीटा। अगर ओ बी की आपने डी साइन थीटा फाइंड कर लिया है तो ओ सी की वैल्यू भी डी साइन थीटा आएगी, निकाल के देख लेना, ये मैं फाइंड नहीं कर रहा, वहां पे इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, डी साइन थीटा आएगी। ठीक है, अभी मैंने बोला था कि दोनों के अंदर पाथ डिफरेंस कितना है, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है ना, ये ओ बी और ये ओ सी, ये एक्स्ट्रा पाथ है। तो अब ओ बी और ओ सी दोनों को ऐड कर दो, ओ बी प्लस में ओ सी, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा प्लस में डी साइन थीटा, टोटल क्या आ गया मेरे पास, दैट इज 2d साइन थीटा। तो ये आपकी होती है ब्रैग्स कंडीशन होती है, ये आपका टोटल पाथ डिफरेंस आ गया, दैट इज पाथ डिफरेंस लैम्डा आ गया। और ये आपका आपका आंसर है यहाँ पे, दैट इज द पाथ डिफरेंस, दैट इज 2d साइन थीटा। इस कंडीशन को बोलते हैं दैट इज ब्रैग्स कंडीशन, या इसको बोला जाता है ब्रैग्स लॉ। और एग्जाम में पक्का है डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन जो ब्रैग्स लॉ का मिलेगा ही मिलेगा। तो ब्रैग्स कंडीशन आप फाइंड करो इसके अंदर क्या है कंडीशन, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन है इसके अंदर और 4 में से 3 एग्जाम में आएंगे। हो जाएगा ये वाला पाथ डिफरेंस, क्लियर है सभी को, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई इसमें, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, इसमें जो पेंडिंग है चीजें, बाकी तो लगभग सारा एक्सप्लेन हो चुका है इसके अंदर, ये हमने कर लिया है। अच्छा ये मैंने आपको बता दिया कि जो रिफ्लेक्शन है वो तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक सारी डायफ्रैक्शन नहीं हो जाती, क्योंकि ऐसा है ना, ये आपके प्लेन्स हैं, ये प्लेन्स हैं, तो ये इसके ऊपर फॉल करेगी और इसके ऊपर फॉल करके इस साइड चली जाएगी। तो ये आपके पास है क्या, ये आपके पास है कि वो जो आपके पास दैट इज अ रे है वो रिफ्लेक्ट हुई है या किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ये वो चीज़ है। ठीक है, डायफ्रैक्शन तो हो रही है, और मैंने साथ में एक्सप्लेन किया है कि डायफ्रैक्शन के रिफ्लेक्शन भी हो रही है ना, क्योंकि वो प्लेन्स एक्ट करेगा एज ए मिरर, इसलिए वहां पे डायफ्रैक्शन भी हो रही है। और वो जो थीटा एंगल होता है जो हमने ऊपर लिया था, उस थीटा एंगल को क्या मान के चलते हैं कि वो आपके पास क्या है, दैट इज ब्रैग्स एंगल। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, वो आपके पास कौन सा एंगल है, ब्रैग्स एंगल है। हो जाएगा ब्रैग्स एंगल। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, ब्रैग्स एंगल से जो आपने नेक्स्ट करना है वो आएगा आपके पास, ये जो मेरे पास नेक्स्ट है दैट इज, अच्छा अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो आएगा, अच्छा हमने यहाँ तक इतना कर लिया, अब जो नेक्स्ट है वो देखो दैट इज ये वाली चीज रहेगी कि लैम्डा और एफ, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि अगर इंसिडेंट बीम की फ्रीक्वेंसी है। हाँ जी बच्चे, आपका फेस ये पूजा गुदारा, पूजा रोल नंबर 12 है बच्चे, आई थिंक आपका कैमरा चल रहा है बच्चे। ठीक है ना, तो ये वाली जो चीज है नेक्स्ट मेरे पास वो क्या आएगा, अब यहाँ पे ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आप कर लोगे। अगर इंसिडेंट रे है उसकी अगर वेवलेंथ है वो लैम्डा है,
तो रिफ्लेक्टेड की भी डाइफ्रैक्टेड भी क्या होगी, लैम्डा ही होगी, क्योंकि वो किस मीडियम के अंदर है, सेम मीडियम के अंदर है, हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको छोड़ देना, ये वैसे ही एक्स्ट्रा है, बस इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब जो नेक्स्ट है वो देखो, इसके अंदर आप और क्या राइट करोगे इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्या है कि जो मेरे पास बीम है वो ट्रेवल क्या करेंगी, उनके अंदर पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है तो दोनों के अंदर फेज डिफरेंस होगा, वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और जो फेज डिफरेंस होगा वो मस्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये भी चीजें हमने पहले एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो अगर लास्ट में आप पाथ डिफरेंस निकालोगे टोटल, तो वो जो पाथ डिफरेंस आएगा वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपका पाथ डिफरेंस, ये रहा OB प्लस OC, इसको फाइंड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज 2D साइन थीटा। अभी हमने फाइंड किया था, दैट इज 2D साइन थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इसको अकेला D लिख लो, चाहे इसके साथ आपको DHKL, ये जो मिलर इंडिसेस हैं वो साथ में लिख लो प्लेन के, इसमें कोई मैटर नहीं है, हो जाएगा पाथ डिफरेंस। अब इससे नेक्स्ट क्या है कि अब हमने क्या करना है कि जो आपकी रे डाइफ्रैक्ट होके ऊपर गई थी, यहाँ से डाइफ्रैक्ट हुई, इंसिडेंट हुई, ऊपर गई है, फिर दूसरी आई वो डाइफ्रैक्ट होके ऊपर गई है, तो इसके आगे हमने कोई डिटेक्टर प्लेस कर देना है। अब उस डिटेक्टर ने ये डिटेक्ट करना है, अगर तो इन दोनों के अंदर जो पाथ डिफरेंस है वो आपका λ/2 का मल्टीपल है, तब तो वहां पे होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो आपको इंटेंसिटी क्या मिलेगी, आपको इंटेंसिटी मिलेगी मिनिमम मिलेगी, ये हमने सेकंड ईयर में किया था, आई थिंक याद होगा थोड़ा बहुत इसके अंदर। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर अब हम बात तो डाइफ्रैक्शन की कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कहाँ से आ गया। ये बच्चे जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, हमने रिफ्लेक्शन से स्टार्ट की थी फिजिक्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके बाद में आपके पास इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये जो 5 हैं ये लेंथ वाइज हैं, नंबर वाइज हैं। अगर आपने थर्ड कंसीडर किया है ना, तो थर्ड का मतलब है उससे पीछे जो 2 आई हैं वो इसके साथ ही आएंगी। अगर आपने पोलराइजेशन कंसीडर किया है, इसका मतलब वहां पे रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, इंटरफेरेंस भी है, डाइफ्रैक्शन भी है, ये सारी चीजें उसी के अंदर होती हैं। ठीक है, तो अगर डाइफ्रैक्शन कंसीडर किया, इसका मतलब वहां पे इंटरफेरेंस भी होगी, वहां पे रिफ्लेक्शन भी होगी, वहां पे रिफ्रैक्शन भी होगी, सारी चीजें हो रही। देख लो इस डायग्राम के अंदर ऑब्जर्व कर लेना, रिफ्लेक्शन तो आपको दिखाई दे रही है, आपको रिफ्रैक्शन भी दिखाई दे रही है, एक रे से दूसरे रे से मीडियम के अंदर जा रही है, और इंटरफेरेंस भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी ये लेंथ वाइज आपका है ना, नंबरिंग वाइज है, उससे पीछे जितनी भी आपके पास ये फिनोमेना है वो सारे उसी के अंदर हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, अगर ये आपका पाथ डिफरेंस हमने क्या हम चूज करते हैं, लैम्डा। ठीक है, अगर तो वो ये पाथ डिफरेंस आपका, ये जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 है, तब तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी क्या आएगी, मिनिमम। लेकिन अगर यही पाथ डिफरेंस आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आ जाए, मतलब कि n लैम्डा हो जाए, तब वहां पे जो इंटरफेरेंस आएगा वो कौन सा आएगा, दैट इज कंस्ट्रक्टिव आएगा। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो अगर कंस्ट्रक्टिव है तो आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, दैट इज मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम है। और यही आगे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके ऊपर यही चीजें रिटर्न की हैं, ये देख लो यहाँ पे, अगर तो λ/2 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अगर लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, अगर 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब वहां पे आपके पास कोई डाइफ्रैक्शन पीक मिलेगा, डाइफ्रैक्शन होगी, इसका मतलब है वहां पे डाइफ्रैक्शन होगी, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, और यही इसके अंदर चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। अब इसको आपने अगर स्टडी करना है इस फिनोमेना को, तो आप 2 वे से कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले के अंदर आप थीटा चेंज कर लो, आप थीटा को चेंज कर लो और लैम्डा को क्या कर लो, फिक्स कर लो, आप ये काम कर सकते हो। आप एक नेक्स्ट एक चीज यहाँ पे ये कर सकते हो कि आप थीटा को क्या करो, फिक्स कर लो, आप थीटा फिक्स कर लो, और आप लैम्डा को क्या करो, चेंज करो। इन दोनों वे से आप क्या कर सकते हो, आप डाइफ्रैक्शन पैटर्न है उसकी स्टडी कर सकते हो। आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम में आता है 4 मार्क्स में, डाइफ्रैक्शन के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, 3 मेथड्स हैं, वो वहां पे हम डिस्कशन करेंगे कि थीटा चेंज करना है या लैम्डा चेंज करना है। तो इट मीन्स अगर आपने डाइफ्रैक्शन की स्टडी करनी है तो आप इनमें से कोई एक चीज कर सकते हो, थीटा चेंज कर लो, लैम्डा चेंज कर लो। डी तो जो क्रिस्टल है उसकी फिक्स होती है, डी तो चेंज नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये जो आपका टॉपिक है सारा कंप्लीट है इसके अंदर।
और यहाँ पे ये जो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा है, इसी को ब्रैग्स लॉ बोलते हैं। इसके अंदर जो एन होता है वो आपका ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन होता है। और अगर कहीं न्यूमेरिकल पे आपको ये यूज करना पड़े कि वहाँ पे लिखा हो फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन है, और ये आपको पहले भी आपने कर रखी है सेकंड ईयर के अंदर, तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, एन की वैल्यू मेरे पास 1 होगी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर है सभी को? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एन इज इक्वल टू 1 है तो वो फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन है। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके अंदर एक तो ब्रैग्स एंगल होता है, एक डायफ्रैक्टेड एंगल होता है। अब ये देखो, ये आपकी इंसिडेंट वेव थी और ये आपकी डायफ्रैक्ट हुई है वो है, और ये जो आपके पास अगर इंसिडेंट आप इस साइड ड्रॉ करोगे तो ये इंसिडेंट ये आएगी। तो ये डायफ्रैक्टेड और इंसिडेंट के अंदर जो टोटल एंगल होता है जिसको हम 2 थीटा बोलते हैं, इसको बोला जाता है डायफ्रैक्शन एंगल। सिंपल थीटा ब्रैग एंगल होता है और 2 थीटा जो होता है वो आपके पास क्या होता है, डायफ्रैक्शन एंगल होता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज द डायफ्रैक्शन एंगल? दैट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड डायफ्रैक्टेड वेव। इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड के अंदर जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं दैट इज योर डायफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चे सिर्फ थोड़ा सा पेंडिंग है, और ये एग्जाम में पूछता है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ब्रैग्स लॉ। हमने ब्रैग्स लॉ सारा डिस्कशन कर लिया, अलोंग विद एक्सिस डायफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो अब ये इसके जो मेन फीचर्स हैं वो बेसिक हैं, कुछ ज़्यादा इतने डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब टाइम वैसे थोड़ा बचा है, इसको कल डिस्कस कर लेंगे। जो आपके पास ये थोड़े से इसके फीचर्स बचे हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। एक आधा फीचर्स जो है वो देख लो इसके अंदर मेनली क्या है। ये जो फर्स्ट है इसको चलो अभी देख लो। ब्रैग्स लॉ जो है ना इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीरियोडिसिटी ऑफ द स्पेस लेटिस, क्योंकि जो स्पेस लेटिस होती है उसके अंदर ये अरेंजमेंट जो होती है एटम्स की वो क्या होती है, पीरियोडिक होती है। और इसी के कारण आपके पास जो ये डायफ्रैक्शन है वो ऑब्जर्व होगी, क्योंकि कभी तो डायफ्रैक्शन अपर वाले प्लेन से, थोड़ी डायफ्रैक्शन इससे हो जाएगी और थोड़ी डायफ्रैक्शन इससे हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसका कॉन्सिक्वेंस है? दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ द स्पेस लेटिस, क्योंकि वो पीरियोडिक अरेंजमेंट में होती है और उसके कारण ब्रैग्स लॉ आया है। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना बच्चे, बाकी जो डिस्कशन है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है बच्चे, ये इतना यहाँ तक जरूर कर लेना। फिर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे जो रोटेशनल मेथड वगैरह है, मेथड्स कौन कौन से हैं फिर वो करेंगे। ठीक है बच्चे।